हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित चौहान और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। इस वक्त देश में राष्ट्रपति चुनाव चल रहे हैं और बीजेपी ने भी अपने राष्ट्रपति पद उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया है। बीजेपी ने इस बार आदिवासी बैकग्राउंड से आने वाली द्रौपदी मुर्मू पर भरोसा जताया है, उनके नाम का ऐलान कर दिया है। उनके खिलाफ विपक्ष ने संयुक्त तौर पर यशवंत सिन्हा, जो बीजेपी से ही उनका संबंध है, पुराने नेता हैं लेकिन अब बागी हैं, उनको उम्मीदवार बनाया है। अगर द्रौपदी मुर्मू ये चुनाव जीत जाती हैं तो वो देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगी और दूसरी महिला राष्ट्रपति वो बन सकती हैं अगर वो चुनाव जीत जाती हैं। लेकिन क्या देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू भी दूसरी रामनाथ कोविंद साबित होंगी, जो कि हमारे राष्ट्रपति फिलहाल हैं, दलित बैकग्राउंड से आने वाले हैं, देश के दूसरे दलित राष्ट्रपति वो बने। लेकिन उन्होंने जो काम किया, दलितों की स्थिति में कोई सुधार उसमें नहीं आया। उन्होंने कभी भी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कुछ नहीं बोला और ना ही दलित उत्पीड़न की जो वारदातें हैं उन पर उन्होंने अपना मुंह खोला। तो ऐसे में सवाल उठता है कि पहली आदिवासी राष्ट्रपति अगर द्रौपदी मुर्मू बन जाती हैं तो क्या वो दूसरी रामनाथ कोविंद साबित होंगी। इस समय जो द्रौपदी मुर्मू हैं वो बीजेपी की एक सीनियर नेता हैं, बीजेपी के साथ उनका लंबा सफर है। वो झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं, बीजेपी ने उन्हें वहां गवर्नर नियुक्त किया था और अब उन्हें राष्ट्रपति के लिए उन्होंने नॉमिनेट अपना उम्मीदवार जो है वो घोषित कर दिया है कि हम इनको उम्मीदवार के तौर पर पेश कर रहे हैं। ये जो द्रौपदी मुर्मू हैं वो संथाल जाति से आने वाली हैं, आदिवासी बैकग्राउंड से हैं, ओडिशा से हैं और उनका एक लंबा राजनीतिक करियर है। लेकिन उस करियर में जब हम आदिवासी मसलों को देखते हैं, उनसे जुड़े हुए हितों को देखते हैं, जिस तरह से आदिवासियों की जल जंगल और जमीन को कॉरपोरेट घरानों को बेचा जा रहा है, उन पर झूठे मुकदमे दर्ज करके उन्हें जेलों में डाला जा रहा है, उनके खिलाफ आए दिन नरसंहार की वारदातें होती हैं, किस तरह से सत्ता और सिस्टम मिलकर उन्हें परेशान कर रहा है, किस तरह से आदिवासियों की हकमारी हो रही है, उनके जो संसाधन है, संपदा है, उसकी लूट हो रही है। अगर इन मसलों पर हम द्रौपदी मुर्मू के अभी तक के करियर को देखें तो आप पाएंगे कि कभी भी वो बहुत ज़्यादा मुखर तरीके से आदिवासी के जो हक हैं, जो उनके अधिकार हैं, उन पर बोलती हुई नजर नहीं आई हैं। इनके मुकाबले आप रामनाथ कोविंद को देखें, जो कि देश के दूसरे दलित राष्ट्रपति बने और बीजेपी ने हमेशा ये दावा किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दावा किया था, राष्ट्रपति की जाति बताई थी कि हमने एक दलित को राष्ट्रपति बनाया है। कल उन्होंने इस बारे में भी कहा, द्रौपदी मुर्मू के बारे में, कि पहली आदिवासी राष्ट्रपति जो है वो हम पेश कर रहे हैं। ऐसे में वो खुद जाति बता रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि जाति कौन बता रहा है। तो वो भी अपने पूरे कार्यकाल में आप देखें, चाहे वो 2 अप्रैल का भारत बंद हो 2018 में, जब SC/ST एक्ट के खिलाफ लोग एकजुट हुए थे, या 13 पॉइंट रोस्टर का मसला हो, जब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स जो SC/ST OBC समाज के ना बन पाए उसका फैसला हो, या सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनके बारे में वो कभी कुछ नहीं बोले। हालांकि उन्होंने कभी अपने सरकार में जो उनको राष्ट्रपति बनाए हैं उनके प्रति मुखर उनका रुख नहीं रहा, विद्रोही रुख नहीं रहा। हमेशा वो इसी तरह से राष्ट्रपति होते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जैसे बीजेपी के नेताओं के सामने नतमस्तक नजर आए, त्रिशूल थामे हिंदू बने नजर आए। और उसी तरह हम देखते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो भी बीजेपी के लिए एक ऐसे चेहरे के तौर पर हैं जो सिर्फ आदिवासियों को अपने तरफ झुकाने या लेके आने की कोशिश भर नजर आता है, क्योंकि उन्होंने उस तरह से कोई बहुत ज्यादा काम आदिवासियों के लिए नहीं किया है। लेकिन जो विपक्ष ने काम किया है वो भी काबिले तारीफ नहीं है। विपक्ष ने यशवंत सिन्हा, जो बीजेपी के ही निकाले हुए नेता हैं, बागी नेता हैं, मोदी के विरोधी हैं, यानी RSS और बीजेपी के जो रिजेक्टेड जो कहें कि माल है, उसको उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया है। उनके मुकाबले में जब आप द्रौपदी मुर्मू को देखेंगे तो आपको लगेगा कि द्रौपदी मुर्मू उनसे बहुत अच्छी हैं, क्योंकि वो तो घोषित संघी रहे हैं और क्या इतने सारे पाप करने के बाद अब उन सबके सारे पाप धुल गए हैं और विपक्ष एकजुट हुआ है, तो किन के लिए, एक ऐसे आदमी के लिए जो वहीं से आया है। अब यहाँ सवाल उठता है कि उनके मुकाबले में द्रौपदी मुर्मू कैसी हैं। वो अलग अलग राय लोगों की नज़र में हैं, अलग अलग लोग लिख रहे हैं। तो कुछ मैं आपको सोशल मीडिया की टिप्पणियां आपको पढ़ाता हूं
और बताता हूं कि लोग क्या लिख रहे हैं। कुछ बुद्धिजीवी, बहुजन, आदिवासी, पिछड़े समाज से आने वाले लोग इस बारे में क्या लिख रहे हैं, उस पर हम बात करते हैं। तो ट्विटर पर अर्जुन मेहर हैं, जो कि छात्र राजनीति से जुड़े हुए हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि हमें पता है कि द्रौपदी मुर्मू भाजपा की नेता हैं। वो आदिवासी समुदाय का भला मुश्किल ही करेंगी और ना ही आदिवासी मुद्दों पर बोलेंगी, लेकिन हम खुश हैं क्योंकि वो एक आदिवासी हैं और साथ में यशवंत सिन्हा जैसे पूर्व संघी नेताओं से कई बेहतर उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू। तो अर्जुन का ये मानना है कि यशवंत सिन्हा के मुकाबले में वो काफ़ी अच्छी उम्मीदवार हैं और आगे वो कह रहे हैं कि उनको उम्मीद नहीं है कि वो आदिवासी मसलों पर कोई बात रखेंगी या उनके जो अधिकार है उनकी रक्षा करेंगी। डॉक्टर जितेंद्र मीना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतिहास पढ़ाते हैं, आदिवासी बैकग्राउंड से आते हैं। इन्होंने लिखा है, राष्ट्रपति चुनाव में दोनों उम्मीदवार आरएसएस बीजेपी के हैं। फर्क बस इतना है कि एक मोदी विरोधी है और दूसरा मोदी समर्थक। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। यशवंत सिन्हा लंबे वक्त तक आरएसएस बीजेपी में रहे और वो उन पर बहुत संगीन आरोप लगे हैं। गुजरात दंगों के दौरान भी वो सरकार में थे। लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार जब दलितों का रणवीर सेना ने बिहार के भूमिहारों ने किया, उसमें भी उनका नाम सामने उछला था। बाद में कोबरा पोस्ट के स्टिंग में ये जो आरोपी थे, उसमें जो हत्यारे थे, उन्होंने ऑन कैमरा, हिडन कैमरा ये सब एक्सेप्ट किया था कि यशवंत सिन्हा ने उनकी मदद की थी, सुशील मोदी ने उनकी मदद की थी। ऐसे व्यक्ति हैं यशवंत सिन्हा, उस पर विपक्ष ने भरोसा जताया है। डॉक्टर जितेंद्र मीना बहुत एक गंभीर सवाल उठाते हैं। अगले ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि राष्ट्रपति पद के लिए 30 साल बीजेपी में रहने के बाद यशवंत सिन्हा जो जाति से कायस्थ हैं, विपक्ष, लेफ्ट, राइट, सेंटर सभी के उम्मीदवार होंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब 30 साल वो बीजेपी में रहे, आरएसएस में रहे, अब वहां से चले गए हैं क्योंकि उन्हें मोदी से उनकी अनबन हो गई थी और उसके बाद उन्होंने मोदी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। तो वो विपक्ष के, कांग्रेस के, लेफ्ट के, सेंटर के जितनी भी जो पार्टियां उनके चहेते बन गए हैं, उनके फेवरेट बन गए और उनको उम्मीदवार घोषित कर दिया। अब जितेंद्र मीना पूछ रहे हैं, बहुत बहुत जरूरी सवाल जितेंद्र पूछ रहे हैं, यदि भविष्य में अमित शाह और मोदी बीजेपी आरएसएस से नाराज हो जाएं तो वो संभव है कि 2024 या 29 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए अपना उम्मीदवार बना लेगा। बहुत इंटरेस्टिंग उन्होंने सवाल पूछा है कि अगर अमित शाह या मोदी जो है वो बीजेपी से नाराज हो जाएं, आरएसएस से नाराज हो जाएं, अमित शाह की अनबन मोदी के साथ हो जाए, वो पार्टी छोड़ दें, मोदी के खिलाफ बोलना शुरू कर दें, तो क्या आने वाले 2024 के 29 के चुनाव में वो उन्हें अपना ज्वाइंट कैंडिडेट बना लेंगे? विपक्ष की जो कहें कि वैचारिक हार है, जो उनका दिवालियापन है, जो उनका मुद्दों का, भारत की सामाजिक न्याय को समझने का, प्रतिनिधित्व देने का, नुमाइंदगी देने की जो पूरी वैचारिकी है, जो सवाल है, हिस्सेदारी का जो सवाल है, उसके खिलाफ विपक्ष का जो वैचारिक दिवालियापन है, वो इसमें कहें कि साबित हो गया है, जिस तरह से उन्होंने यशवंत सिन्हा पर भरोसा जताया है। डॉक्टर लक्ष्मण यादव हैं, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, जाने माने विचारक हैं। वो लिखते हैं, भाजपा संघ पूंजीपतियों व थोड़े से सवर्ण पुरुषों का फायदा करने के लिए दलित, पिछड़े, आदिवासियों को ढाल बना रही है और विपक्ष भाजपा को हराने के लिए रिटायर्ड संघी को दोनों खेमों का विजन भी स्पष्ट और मंशा भी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग डॉक्टर लक्ष्मण यादव कह रहे हैं कि आप जो है वो रिटायर्ड माल जो है उनका, उसके आदमी को आप अपना उम्मीदवार बना रहे हैं, जबकि भाजपा जो है वो संघ पूंजीपति और थोड़े से सवर्ण पुरुषों का, यानी अपर क्लास जो मेल हेजेमनी है, उसको हित साधने के लिए, अपने रामराज हिंदू राष्ट्र के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को भर भर के नुमाइंदगी दे रही है। रामनाथ कोविंद को उन्होंने दलित राष्ट्रपति के तौर पर पेश किया, अब वो द्रौपदी मुर्मू को भी पहली आदिवासी राष्ट्रपति के तौर पर पेश कर रहे हैं। और कितने 27 कैबिनेट उन्होंने ओबीसी समाज से बनाए थे यूपी चुनाव से पहले, और फिर उसका फायदा भी उन्हें मिलता हुआ दिखा। जबकि जो कांग्रेस जैसी पार्टियां हैं वो सवर्ण तुष्टीकरण में लगी हुई हैं और सामाजिक न्याय के फॉर्मूले को दरकिनार करते हुए एससी एसटी ओबीसी के जो सामाजिक न्याय की जो हिस्सेदारी का जो सवाल है उसको वो दरकिनार करते हुए एक रिजेक्टेड संघी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। डॉक्टर लक्ष्मण यादव बहुत सही सवाल उठा रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि दलित रामनाथ कोविंद जी ने कभी दलितों की हकमारी पर बोला क्या? वो सवाल पूछ रहे हैं कि रामनाथ कोविंद जो हाथ में त्रिशूल लिए खुद को हिंदू घोषित करते हुए बीजेपी के पद चिन्हों पर चलते हैं, आरएसएस के पद चिन्हों पर चलते हैं, उनके राज में जिस तरह दलितों की हकमारी हुई, उत्पीड़न बढ़ा, आदिवासियों पर हमले हुए, पिछड़े समाज के आरक्षण की हकमारी हुई, इस पर उन्होंने कोई बात नहीं की। और वो फिर आगे कहते हैं, ओबीसी नरेंद्र मोदी जी ने कभी मंडल कमीशन का नाम लिया क्या?
डॉक्टर लक्ष्मण यादव पूछ रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने 2014 के चुनाव में चिल्ला चिल्ला कर ये कहा था, मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी हूं, छोटी जात का हूं। जब मणिशंकर अय्यर ने उन्हें नीच कह दिया था तो उन्होंने बवाल मचा दिया था, और उसके बाद उन्होंने ये रैली में चिल्ला चिल्ला कर कहा कि मैं पिछड़े समाज से आने वाला हूं, इसलिए मेरा अपमान किया। वो भी खुद कहीं कि ओबीसी अपने आप को पेश करते हैं। जब अटल बिहारी की सरकार थी तो उनकी जाति को जो है वो ओबीसी की लिस्ट में शामिल कर लिया गया था। तो स्वघोषित ओबीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी के लिए कितना काम कर रहे हैं, ये सवाल है। उन्होंने मंडल कमीशन की 40 में से 38 सिफारिशें जो अभी लागू नहीं है वो अपने कार्यकाल में क्यों नहीं लागू की? अगर वो ओबीसी हैं, अगर वो ओबीसी हैं तो ओबीसी के जो जज हैं वो क्यों नहीं नियुक्त होते? उनके जो प्रोफेसर्स की नियुक्तियां बैकलॉग में पड़ी हुई हैं, सैकड़ों वैकेंसीज पड़ी हुई हैं, उसको क्यों नहीं भरा गया? ओबीसी के लिए आपने लेटरल एंट्री में रिजर्वेशन लागू क्यों नहीं किया? जहां आईएएस जैसी पावर्स जो है अपने प्राइवेट अपने सवर्णों को दे रहे हैं, वहां पर ओबीसी के लिए क्यों नहीं किया? ओबीसी की नौकरियां खा गए, ओबीसी का रिजर्वेशन खा गए, ओबीसी का फंड खा गए, और फिर भी कहा नरेंद्र मोदी ने कि मैं ओबीसी प्रधानमंत्री हूं। तो वो सवाल उठा रहे हैं कि उन्होंने तो कभी नाम नहीं लिया मंडल कमीशन का। जाति देखकर खुश हो जाने वालों, आपके विचार और एजेंडे से जो जुड़ा न हो वो जंगल काटने वाली कुल्हाड़ी में लगी लकड़ी दिखाकर लकड़ियों से कुल्हाड़ी का साथ दिलवा देगा। ये डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने बहुत बड़ी बात कह दी है। इसमें ये कहानी है, दरअसल डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने पहले भी अपने एक भाषण में ये सुनाई है। वो ये है कि एक लकड़हारा जो है वो लकड़ी काटने के लिए जाता है, और जो लकड़ियां हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो उसमें वहीं से लकड़ी काट के कुल्हाड़ी में फंसा लेता है। और फिर जो कुल्हाड़ी तैयार होती है तो जंगल में जब एक हलचल होती है, पेड़ पौधे बाकी जो चीज़ें हैं वो जब वहाँ के जो कहें कि मूल निवासी लोग हैं और बाकी जीव जंतु जब उसका विरोध करते हैं, तो वो ये कहता है कि देखो ये जो कुल्हाड़ी है, इस कुल्हाड़ी में जो लगी हुई लकड़ी है, ये लकड़ी तो आपकी ही है, जंगल से ही मैंने इस लकड़ी को लिया है, आपका ही हूं मैं आपके लिए ही काम करूंगा। देखिए मेरी कुल्हाड़ी में तो लकड़ी भी आपकी है, लेकिन फिर उस लकड़हारे ने उस कुल्हाड़ी से जिसमें लगी जो लकड़ी उन्होंने जंगल से ली थी, उसके मदद से पूरा जंगल साफ कर दिया, काट दिया, जंगल काट दिया। तो ऐसी लकड़ी उन्हीं में से निकाल के कुल्हाड़ी में लगा के, लेकिन चोट करने वाला जो लोहा है वो मनुवादी सोच है, वो मनुवादी विचार का प्रचार करने वाले लोग हैं। तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव कह रहे हैं कि ऐसे लकड़ियां जो कुल्हाड़ी में लगी हैं उस पर आप ध्यान दीजिए कि वो किस पर चलेगी, किसको चोट पहुंचाएगी। बहुत जरूरी सवाल उठा रहे हैं, और विपक्ष की वैचारिक हार का, उनके दिवालियेपन पर भी सवाल उठा रहे हैं। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस समय अगर आप देखेंगे तो देश में जो अभी संख्या बल है उसके हिसाब से बीजेपी के पास अपनी पूर्ण बहुमत नहीं है कि वो राष्ट्रपति को अपने दम पर जिता पाए। उनको करीब 11,000 वोटों की कमी है। जो इलेक्टोरल कॉलेज है, जो राज्यसभा लोकसभा के सांसद और विधानसभा के जो विधायक होते हैं वो राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालते हैं, लेकिन उनके पास 11,000 वोट की कमी है, और इलेक्टोरल कॉलेज में वो अपने दम पर राष्ट्रपति को नहीं चुन सकते। लेकिन फिर भी उन्होंने एक आदिवासी महिला को बतौर राष्ट्रपति उम्मीदवार पेश कर दिया, और उसके मुकाबले में विपक्ष क्या लेके आया है? भाजपा का रिजेक्टेड माल यशवंत सिन्हा, जिसके ऊपर बहुत गंभीर आरोप हैं। 2002 के दंगे में वो सरकार में थे, क्यों नहीं उन्होंने विरोध किया? क्यों उस समय उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया पार्टी से? क्यों मोदी का उन्होंने विरोध नहीं किया? लेकिन बाद में अपने कारणों की वजह से वो सेक्युलर हो गए। जो आदमी जीवन भर संगी रहा, बाद में वो सेक्युलर हो गया, और विपक्ष उसके नाम पर तालियां बजा रहा है, उसको अपना उम्मीदवार घोषित कर रहा है। लेकिन उसके मुकाबले में द्रौपदी मुर्मू, बीजेपी की तरफ से कहीं कि बड़ा जवाब उनको दिया गया है। प्रोफेसर दिलीप मंडल वरिष्ठ लेखक हैं और पत्रकार हैं। उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी है, मयंक यादव के विचार का आचार हैशटैग के साथ उन्होंने शेयर किया है। उन्होंने लिखा है, मैं वो पढ़कर आपको सुनाता हूँ उन्होंने क्या लिखा है। उसके बाद कुछ ऐसी टिप्पणियां मैं आपको पढ़ाऊंगा जिससे आपको पूरा खेल समझ में आ जाएगा कि कितनी बड़ी बात बीजेपी और विपक्ष के साथ अभी इस समय हो रही है। दिलीप मंडल क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं, बीजेपी का रिजेक्टेड माल विपक्षी दलों का राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है, इसे ही वैचारिक दिवालियापन कहते हैं। यशवंत सिन्हा गुजरात दंगों के समय केंद्रीय कैबिनेट में थे, उनको दंगों से कोई समस्या नहीं हुई। मोदी ने अगर एडजस्ट कर लिया होता तो वो मजे से बीजेपी में होते, लेकिन मोदी भी कितनों को एडजस्ट करें, वो सवाल उठा रहे हैं। यशवंत हारेंगे, विपक्ष के पास ज्यादा वोट है, पर फिर भी हारेंगे। ये हार विचार शून्यता की भी होगी। अगर नरेंद्र मोदी की जगह बीजेपी 2024 में किसी और को प्रधानमंत्री बना देती है और नाराज होकर नरेंद्र मोदी बीजेपी छोड़ देते हैं
और बीजेपी के खिलाफ उल्टा पुल्टा बोलने लगते हैं तो अगले राष्ट्रपति चुनाव में वो राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार हो सकते हैं। देखिए वही सवाल जो डॉक्टर जितेंद्र मीना, लक्ष्मण यादव, प्रोफेसर दिलीप मंडल जो है वो उठा रहे हैं कि अगर अमित शाह और बीजेपी से नाराज हो जाए, नरेंद्र मोदी नाराज हो जाए और बीजेपी के खिलाफ उल्टा सुल्टा बोलना शुरू कर दें तो क्या विपक्ष उन्हें भी अपना उम्मीदवार घोषित कर देगा? ये वैचारिक शून्यता, ये दिवालियापन जिस पर दिलीप मंडल सवाल उठा रहे हैं, मेरा भी यही ख्याल है। मैंने इस पर कल एक ट्वीट किया कि अच्छी बात है कि देश को पहली आदिवासी राष्ट्रपति मिल सकती हैं, लेकिन वो शायद उतनी ही आदिवासी हितैषी होंगी जितने कि रामनाथ कोविंद दलित हितैषी हैं। ये सवाल, और फिर आप देखेंगे कि वैचारिक द्वंद्व जो चल रहा है वो भी। अब यहाँ आपको जो मैं जिक्र कर रहा था कि इनके पास अपना कोई वोट उतना ज़्यादा नहीं है, 11,000 वोटों की कमी है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे द्रौपदी मुर्मू जीत जाएंगी। कैसे जीत जाएंगी? पहली चीज़ वो महिला, दूसरी चीज़ वो आदिवासी, और आज तक आदिवासी कोई राष्ट्रपति बना नहीं है। तीसरी चीज़ वो उड़ीसा से आती हैं, उड़िया हैं, और उड़ीसा में नवीन पटनायक हैं जो कि बीजेपी के मतलब पूर्ण रूप से समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो अघोषित तरीके से उनका साथ देते हैं। बिल पास कराना होता है तो उनके पक्ष में वोट करते हैं। बीजेपी ही समझ लीजिए उनको, उनके सहयोगी ही समझ लीजिए। वो अब किसको वोट देंगे? जब उड़ीसा से एक महिला, दलित आदिवासी महिला को राष्ट्रपति उम्मीदवार बताया गया है तो क्या वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं? वो तो पहले भी नहीं करते, वो तो वैसे भी बीजेपी के साथ ही चले जाते हैं। बीजू जनता दल जो उनकी पार्टी है, तो उड़ीसा से उनको समर्थन मिल सकता है, वोट इनको मिलेंगे और ये जीत जाएंगी। दूसरी बात क्या, झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं, आदिवासी हैं, महिला हैं। हेमंत सोरेन वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, आदिवासी बैकग्राउंड से आने वाले हैं। वो अब क्या फैसला करेंगे? उनको एक आदिवासी महिला का क्या वो विरोध कर सकते हैं? फिर उनकी राजनीति पर भी असर पड़ेगा कि आपने एक दलित आदिवासी बैकग्राउंड से आने वाली महिला को राष्ट्रपति नहीं बनने दिया, तो उनके ऊपर भी एक वैचारिक दबाव, और मुमकिन है वो भी फिर इनको वोट करें, क्योंकि बहुत ऐसा सियासी चाल बीजेपी ने चली है कि जो विरोधी हैं वो भी फिर अभी पशोपेश में आ जाएंगे। वाईएसआरसीपी, जगनमोहन रेड्डी, उनकी जो पार्टी है वो भी बीजेपी की एक तरीके से अघोषित सहयोगी के तौर पर काम करती है, और मुमकिन है वो भी इनको वोट दे दें, तो इस तरह 11,000 वोट इनको मिल जाएंगे और द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति बन जाएंगी। जहां तक मुमकिन है वो बन ही जाएंगी, और फिर वो देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगी। ये एक जो है बड़ी बात है, और इस पर मैं आपको कुछ और टिप्पणियां ज़रूर पढ़ के दिखाऊंगा जो सोशल मीडिया पर चल रही है। फेसबुक पर साकिब नाम के यूज़र ने बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखी है, मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ साझा करना चाहिए। साकिब लिखते हैं, ये विपक्ष आज तक किसी मामले में इतना एकजुट नहीं नजर आया जितना इस मूर्खतापूर्ण फैसले पर एकजुट हो गया है। ये बड़ी टिप्पणी उनकी है। बताइए, सपा, वामदल, सीपीआई, सीपीएम, माले, टीएमसी, कांग्रेस, एनसीपी सबको ऐसे एकजुट देखे थे आज से पहले कभी? शायद नहीं। जनता के मसलों पर भी नहीं। और सब एकजुट किस लिए हुए हैं? एक संघ और भाजपा से आए नेता को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने के लिए। ये साकिब ने सवाल उठाया कि अगर ये एकजुटता, इस वैचारिकी, इस नफरत, इस एजेंडे, इस संघ का जो हिंदू राष्ट्र का सपना है, जनता के जो मुद्दे हैं, सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं, अगर उसके खिलाफ एकजुट हुए होते तो फायदा होता, लेकिन एकजुट हुए हैं एक संघी रिजेक्टेड माल को राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित करने के लिए, उसको राष्ट्रपति बनाने के लिए। ये वैचारिक हार नहीं तो और क्या है। विवेकानंद सिंह हैं जो एक पत्रकार हैं और हमारे मित्र हैं, उन्होंने फेसबुक पर बहुत शानदार और मार्मिक टिप्पणी की है और देश की राजनीति को समझाने वाला उन्होंने पॉइंट रेज किया है। बीजेपी की जो राजनीति है उस पर उन्होंने बहुत दिलचस्प विश्लेषण किया है, वो मैं पढ़कर आपको जरूर समझाऊंगा। विवेकानंद सिंह लिखते हैं फेसबुक पर, भाजपा आज भारत की राजनीति में इतनी प्रासंगिक ही इसलिए है क्योंकि कांग्रेस के सिर उसके अपने पापों की गठरी बंधी है। कांग्रेस ने हमेशा प्रतिनिधित्व की राजनीति को नजरअंदाज किया। इवन आज तक कांग्रेस को यह बात नहीं समझ आई भाजपा की जन विरोधी नीति और सांप्रदायिक नियत का मैं हमेशा विरोधी रहा हूं, लेकिन प्रतिनिधित्व के सवाल को भाजपा एड्रेस कर रही है। आप आज द्रौपदी मुर्मू को रबर स्टैंप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अंग्रेजी हिंदी में उनका हाथ तंग है, आप ये भी कह रहे हैं कि आदिवासियों के हक हकूक से उनका कोई वास्ता नहीं, लेकिन इस देश में अभी इतना ही काफ़ी है कि वो एक आदिवासी
परिवार की बेटी हैं। भाजपा चाहती तो तथाकथित रबर स्टैंप की जगह सीधे संघ प्रमुख मोहन भागवत को ही उम्मीदवार बना सकती थी, लेकिन भाजपा को राजनीति भी आती है और उसने एक बड़े वंचित हिस्से की पहचान के एस्पिरेशन को भी समझा। आपको तो रबर स्टैंप भी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल मिली थी। विवेकानंद सिंह ने बहुत जरूरी बात इसमें कही है कि जब उनको देश में पहली जो महिला राष्ट्रपति देनी थी तो उन्होंने प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को ले आए, और अब जो बीजेपी जो कि प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में है, वो अपने चाहती तो मोहन भागवत को ही राष्ट्रपति बना देती, वेंकैया नायडू को राष्ट्रपति बना देती, लेकिन उन्होंने प्रतिनिधित्व, हिस्सेदारी, हम आपको सम्मान देते हैं, हम आपको सरकार में हिस्सेदार बनाते हैं, हम आपके लोगों को मंत्री बनाएंगे, बोर्ड्स के अध्यक्ष बनाएंगे, चेयरमैन बना देंगे, राष्ट्रपति बना देंगे, ओबीसी को प्रधानमंत्री बना दिया, दलित को राष्ट्रपति बना दिया, अब आदिवासी को राष्ट्रपति बनाएंगे। ये जो हिस्सेदारी का खेल है वो बीजेपी से बेहतर अभी इस समय कोई खेल नहीं रहा। बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित करके ये साफ कर दिया। उसके मुकाबले में आप कांग्रेस, वाम, वापी, जो ये बल्कि इवन समाजवादी पार्टी, आप देखिए लेफ्ट की पार्टियां, वो भी इस सवाल को नहीं समझ रही हैं कि हिस्सेदारी जरूरी है। इस समय आदिवासियों के बिना, दलितों के बिना, पिछड़ों के बिना सरकार बनाना बहुत मुश्किल है। ऐसे में उनको प्रतिनिधित्व देके, चाहे वो साम दाम दंड भेद, उनको बरगलाना, उनको कहीं की मानसिक तौर पर प्रभाव डाल के उनका वोट ले लेना, जो भी आप रणनीति उसको कह लीजिए, लेकिन कम से कम बीजेपी इसमें माहिर है और उसमें काम कर रही है। उसके मुकाबले में तमाम विपक्षी पार्टियां फिसड्डी हैं, जीरो हैं, और उन्हें शर्म आनी चाहिए। उनका दिवालियापन फिर जाहिर हो गया है। अब अगर उनमें शर्म बची है तो उन्हें यशवंत सिन्हा जैसे रिजेक्टेड संघी माल को हटाते हुए, उनको इग्नोर करते हुए निर्विरोध द्रौपदी मुर्मू का चुनाव करना चाहिए। कम से कम वो अपनी इज्जत तो बचा ही लें कि एक आदिवासी महिला को उन्होंने समर्थन दे दिया, वो राष्ट्रपति बन जाएं, क्योंकि हमारे देश में आज तक जो है वो दलित बैकग्राउंड से सिर्फ 2 राष्ट्रपति बने हैं। सिर्फ पहली उम्मीदवार जो हैं ये अभी द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति बन सकती हैं, तो जिनको मिला ही नहीं कुछ, जिनके लोगों को आपने बनाया ही नहीं, उनके लिए तो ये प्रतिनिधित्व भले ही सांकेतिक ही क्यों ना हो, बड़ा असर डालता है, उनकी पहचान को एक्सेप्ट करता है और उनके हिस्से को सुरक्षित करने की बात करने का दावा करता है। लेकिन क्या करेंगे, आप सब जानते हैं आरएसएस क्या काम करता है, किस तरह से वो दलितों, आदिवासियों, पिछड़े समाज की हकमारी का काम करता है। उनके ही लोगों के द्वारा उनको उनकी हकमारी करवा देता है और फिर ऐसे प्रतीकों के जरिए अपना सहानुभूति भी बटोर लेता है। लेकिन इसकी काट क्या विपक्ष के पास है, ये सवाल जरूर खड़ा होता है। आपका इस पूरे मसले पर क्या सोचना है? आप द्रौपदी मुर्मू की दावेदारी को कैसे देखते हैं? विपक्ष के जो इस दिवालियापन, फिसड्डीपन है, उसको आप कैसे देखते हैं? बीजेपी आरएसएस का जो चालाकी वाला जो दिमाग है, उसको आप कैसे देखते हैं? उस पर आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको इस तरह के विश्लेषण और वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिल जाए। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रही है मेरी सहयोगी अजरा परवीन। फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ वीक।